नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध हार गए। आप कहेंगे कि ना उन्होंने ऐलान किया ना ईरान ने ऐलान किया, फिर आखिर हुआ क्या? असल में उनके बयान जो हैं, जो सबसे ताजा बयान है, वो यही बताते हैं कि अमेरिका ने अब ईरान युद्ध हार दिया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा, व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर वो ईरान से निकल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। फ्रांस या चीन जैसे जो देश हैं, उनको जरूरत हो तो वो खुद वहां पर मैनेज कर ले, सुरक्षित ही रहेगा। उनका यह भी मानना है कि जो न्यूक्लियर परमाणु हथियारों का जखीरा या एनरिच्ड यूरेनियम जो था, उसको नष्ट करने का जो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया था, वो भी हो चुका है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर हुआ क्या है। पहले अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए, 15 पॉइंट का प्रस्ताव दिया ईरान को कि अगर ये सब कुछ होता है तो हम डील करेंगे, हम डील करने को तैयार हैं। लगातार कहते रहे कि ईरान से बात हो रही है, कहते कहते फाइनली ये भी कहा कि वहां के स्पीकर से हमने बात की है। स्पीकर ने इसे साफ नकार दिया। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि उनके बयान से ये साफ साबित होता है कि जो भी लक्ष्य वो लेकर चले थे, उनका दावा जो भी हो, वो लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन कहता है कि सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन हुआ? अयातुल्लाह खमनेई जरूर मारे गए, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे मुज्तबा ने कमान संभाली है। और भी नेता मारे गए हैं, लेकिन सत्ता जिन लोगों के हाथ में थी, सत्ता आज भी ईरान में उन्हीं के हाथ में है। अमेरिका का यह भी कहना है कि जो एनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल था, उसका भी काफी नुकसान हुआ है, मिसाइल प्रोग्राम का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन सच ये भी है कि लगातार ईरान जो है वो अलग अलग मिसाइल खाड़ी के देशों पर या फिर इजराइल पर, अमेरिकी बेसिस पर वो दाग रहा है। ये भी कह रहा है कि जमीनी युद्ध के लिए वो पूरी तरह तैयार है। वो तब तक के लिए भी तैयार है जब तक ये युद्ध चलेगा। उसे युद्ध रोकने की कोई जल्दबाजी नहीं है, बल्कि युद्ध का जो एक नतीजा ईरान खुद चाहता है, वो उस पर ही आगे बढ़ेगा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि डील होने वाली है, और वो डील जो है अब कहीं नहीं है, लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि डील की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड, मतलब डील कहीं कोई नहीं है। अगर कोई बात पिछले दरवाजे से कोई बात हुई हो या अलग से कोई बात हुई हो, लेकिन ये साफ लग रहा है कि डील अभी कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो एक शर्त रखी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि ये खुलना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा था, पहले उन्होंने बताया कि 48 घंटे के अंदर ये खुलना चाहिए, फिर उन्होंने 10 दिन का वक्त दिया, फिर उन्होंने कई प्रकार की धमकियां भी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने जमीनी इन्वेजन की धमकी दी, 20 गुना ज्यादा मजबूती से हम मारेंगे, इसकी धमकी दी, कई प्रकार की और धमकियां दी। लेकिन आज तथ्य यह है कि उनके हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला हुआ है। यह जरूर है कि ईरान केस बाय केस बेसिस अपने जो सहयोगी रहे हैं या जिन देशों के साथ उनके बेहतर रिश्ते रहे हैं, उनके जहाज वहां से निकल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। लेकिन जो भी देश अमेरिका सहित जिन्होंने साथ दिया है अमेरिका का, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की भी उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका को उस तेल की जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत हो वो खुलवा लें।
तो ये भी एक लक्ष्य जो है अमेरिका का पूरा नहीं हुआ और तब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो ईरान से निकल जाएंगे। इसका सीधा ये मतलब हुआ है कि जिन लक्ष्यों के साथ अमेरिका इस युद्ध में गया था उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। ये एक बेवजह की लड़ाई रही है जहां हासिल अमेरिका को कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा नेटो देशों ने जिस प्रकार से ट्रंप ने उनसे मदद मांगी वो करने से उन्होंने इनकार कर दिया। चाहे वो इटली हो या फ्रांस हो या यूके हो, इन लोगों ने लगातार इनकार किया है। एयर स्पेस का इस्तेमाल इन्होंने नहीं करने दिया है कि वहाँ से हथियार जाएं मिडिल ईस्ट में, इसके लिए भी इन्होंने इनकार किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आकर उनके साथ लड़ने को लेकर भी इनकार किया। तो कुल मिलाकर हर कदम पर कहीं ना कहीं निराशा इस पूरे युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ लगी है। यहाँ तक कि उन्होंने नेटो देशों से ये भी कहा था कि जो कुछ उपकरण हैं जैसे पैट्रियट वगैरह जो है उनको वो मिडिल ईस्ट में भेजें, लेकिन क्योंकि खुद वहाँ पर उनको ज़रूरत है जो नेटो देश हैं, खासकर इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर इस युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप को निराशा हाथ लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अगर जैसा वो कह रहे हैं कि गुरुवार सुबह 6:30 बजे वो पूरे देश को यानी अमेरिका को संबोधित करेंगे और ईरान के मसले पर संबोधित करेंगे, तो ये सवाल उठता है कि ये जो संबोधन है उसमें ईरान के मामले में क्या होगा। क्या वो कोई तारीख का ऐलान करेंगे कि इस तारीख से अब युद्ध खत्म होता है, या फिर वो इस बात का ऐलान करेंगे कि इस आखिरी जो फाइनल जिसको वो निर्णायक दिन बता रहा है अमेरिका जो बता रहा है, क्या इसके दौरान वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट होगी। क्योंकि हम सुनते आए हैं, उन्होंने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जहाँ पानी साफ होता है पीने के लिए समुद्र का पानी, या फिर जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं बिजली संयंत्र है, उन पर वो हमला करेंगे। जो जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक, ये यूएन के रूल्स के मुताबिक वो वॉर क्राइम युद्ध अपराध के घेरे में आता है। लेकिन तब भी लगातार ऐसे बयान हम सुन रहे हैं। तो क्या जब वो गुरुवार को बोलेंगे तो इस तरह के हमलों की वो तस्दीक करेंगे? क्या अभी तक का हमला जो है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से हमले होंगे और ईरान को बर्बाद करने की मंशा है, चाहे वो मिलिट्री ठिकाने हो या फिर सिविलियन ठिकाने हो, क्या उन पर हमलों की मंशा है? इसका इंतज़ार ज़रूर है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उसके बाद, युद्ध के बाद जब ये ऐलान हो जाता है अमेरिका की तरफ से कि युद्ध से वो अब इस तारीख को निकल रहे हैं या फिर सिर्फ इस एक्शन के बाद निकल रहे हैं, जो भी एक्शन वो ऐलान करते हैं, उसके बाद क्या सच में ये युद्ध खत्म हो जाएगा? इसका एक बड़ा जवाब है कि इजराइल क्या करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि ये युद्ध जो है वो खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान के बिल्कुल अलग इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये साफ कहा है कि वो मिलिट्री कैंपेन जारी रखेंगे। लेबनान में वो जारी रखे हुए हैं मिलिट्री कैंपेन, और लगातार वो तेहरान में भी पूरी तरह से, जो उनके शब्द हैं कि ये इस आतंकी रजीम को कुचल कर रखेंगे, तभी ये युद्ध खत्म होगा। कैंपेन खत्म नहीं हुआ है, ये उन्होंने टेलीविजन पर आकर बिल्कुल साफ तौर पर कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कार्रवाई करनी थी, हमने कार्रवाई किया है और हम मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल देंगे। कई जानकार ये कहते हैं कि अभी जो हो रहा है पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वो असल में रीड्रॉइंग हो रहा है पूरे मैप का। यहां तक कि जो रूस के विदेश मंत्री हैं, We can say that we are in the middle of a reshaping of the world order that will hopefully lead to the formation of a stable and fair multipolar world. But right now, this restructuring looks more like disruption
in all spheres, and the fight for power across the world is fierce, and political scientists in Russia and in the world point at a whole number of manifestations that indicate the very challenging history of today's situation. उन्होंने भी ये कहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और हम इस चेंज के बीचों बीच बैठे हैं। ये अभी बहुत डिसरप्टिव लगता है, बहुत यहाँ पर केओस लगता है हर तरफ, लेकिन असल में हो ये रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर, वैश्विक व्यवस्था जो इतने वक्त तक रही है, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद, वो साफ तौर पर बदलती नजर आ रही है। इसके कई मतलब हैं। इसका ये भी मतलब है कि मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया के भी कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ खड़ा रहा, किन टर्म्स पर, किन शर्तों पर अब दुनिया के जो देश हैं एक दूसरे के साथ अब रिश्ता रखेंगे, ट्रेड रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। युद्ध का जो एक बड़ा नतीजा हुआ है वो ये कि ये साफ समझ में आ गया है कि ईरान को इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता जैसे इजराइल और अमेरिका ने कोशिश की है। इसका ये भी मतलब है कि कूटनीति के अलावा और रास्ते ईरान के साथ फिलहाल नहीं हैं। इसका ये भी मतलब है कि खाड़ी के जो बाकी देश हैं उनको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी दोबारा से सोचनी पड़ेगी। उनकी सुरक्षा कहाँ पर है? ईरान ने चाहे ड्रोन के जरिए या मिसाइल्स के जरिए उनको ये बता दिया है कि अगर ईरान सुरक्षित नहीं है तो वो भी सुरक्षित नहीं है, और उनको ये समझना होगा कि कैसे आगे बढ़ें। एक नई सोच के साथ उनको आगे बढ़ना होगा। जो बयान वहां से भी आ रहे हैं आप देखेंगे कि बहुत रेस्ट्रेंड, बहुत सोचे समझे बयान हैं खाड़ी देशों की तरफ से अब तक जो भी आए हैं, जो सामने आए हैं। उसमें ये कहा गया है कि कूटनीति से आगे चलना होगा। उसमें ये कहा गया है कि एक ब्रदरली नेशन है, पुराने रिश्ते रहे हैं, तो कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे इस पर आगे चला जाएगा, ये हर देश जो खाड़ी का देश है वो सोचेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इजराइल से ईरान का युद्ध जारी रहता है तो वहां कौन किसके साथ है और कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, शायद इस पर तय होगा कि आगे कैसे ये पूरा क्षेत्र चलेगा। लेकिन बात सिर्फ इस क्षेत्र की नहीं है, इस क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस की, इस क्षेत्र से बाकी देशों के रिश्ते की है। हमने जिस तरह से देखा है कि जो पश्चिमी देश हैं, खासकर नेटो देश हैं, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चलने से इनकार किया है, एक साफ संदेश यहां पर जाता है कि अमेरिका अब शर्तें डिक्टेट नहीं कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक युद्ध में जाना है। बाकी देश उसके साथ ऑटोमेटिकली खड़े नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि बहुत नुकसान इन देशों को भी हुआ है इस युद्ध से। इन देशों के साथ कोई चर्चा इस युद्ध के पहले अमेरिका ने नहीं की थी, ये एक बड़ा फैक्टर है। और एक और बड़ा फैक्टर जो इसमें आया है, जो यूक्रेन और ग्रीनलैंड को लेकर है। जिस तरह से यूक्रेन के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप का व्यवहार रहा है वो अधिकतर यूरोपीय देशों को, खासकर नेटो देशों को बहुत नागवार गुजरा है। लेकिन जो ग्रीनलैंड पर उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना चाहिए, और इस पर विरोध के स्वरों को उन्होंने बस दरकिनार कर दिया, सिर्फ ग्रीनलैंड की बात करते रहे। ग्रीनलैंड के लोगों ने कहा कि उन्हें अमेरिका के साथ नहीं जाना, डेनमार्क के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसने कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है। यूरोप ने कहा कि इस तरह से दावा नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि ग्रीनलैंड स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा सच्चाई का आंख खुलने का मौका था। उन्होंने ये समझा कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जो कोर नीड्स हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, जो बेसिक सुरक्षा की ज़रूरतें हैं, उसके लिए वो 100% अगर अमेरिका पर निर्भर करते हैं तो उसके बाद उनके लिए अलग किस्म की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ये समझ के बाद उन्होंने जो फैसला लिया है
ईरान के युद्ध के मामले में ये साफ रिफ्लेक्ट करता है कि वहां पर उनके दिमाग में, उनकी सोच में क्या है। लेकिन बात भारत की भी है और इस क्षेत्र के बाकी एशियाई देशों की भी है, जो बहुत हद तक निर्भर रहे हैं खाड़ी के तेल पर। भारत ने अब तक जो किया, अमेरिका के दबाव में पहले ईरान से तेल लेना छोड़ा, फिर वेनेजुएला से बंद किया, और अब जब एक बार फिर से अमेरिका ने कहा है कि नहीं, ईरान से तेल ले सकते हैं या रूस से तेल ले सकते हैं, तो फिर से एक बार तेल का आना जाना शुरू हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जो हालात यहाँ भारत में बने हैं, भले ही सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन जो हालात बने, जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स की मारामारी हो गई, अधिकतर जो लोग हैं, खासकर जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या हुई है। ये देखते हुए क्या आगे भारत को इस हिसाब से निर्णय लेना होगा कि जो दबाव कहीं और से आए, उसके बजाय जो डोमेस्टिक, जो घरेलू फ्रंट पर आर्थिक दबाव है, उस पर ज़्यादा काम किया जाए, और जो सप्लाई चेन्स हैं वो सिर्फ एक जगह से नहीं हो सकती, इसको ज़्यादा बढ़ाना होगा, और अपने रिश्ते, अपने द्विपक्षीय रिश्तों को किस तरह से बिना दबाव के अपने हितों के मुताबिक हैंडल करें, ये इस पूरे युद्ध का एक बड़ा सबक है। लेकिन आखिर में इंतजार है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहेंगे इस युद्ध के बारे में, जो यथास्थिति या तो लेकर आए, या फिर जो बिल्कुल इस युद्ध का जो एक नेचर है वो बदल दे। नमस्कार।